Hello everyone, welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. Today I will discuss about you consumer surplus. Consumer surplus means कि कंज्यूमर क्या पे है, यानी विलिंग कितना है और एक्चुअल में उससे प्राइस लिया कितना जाता है, तो उन दोनों का बीच का डिफरेंस हम बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। मानिए अगर आपको एक पेन चाहिए था और आप ये सोच के गए थे कि पेन 10 रुपये का आएगा, लेकिन दुकानदार ने अगर आपको 8 रुपये का ही दे दिया, तो 2 रुपये आपके पास बचे हैं, उसको क्या बोलेंगे? कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस पर अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अपनी राय दी है, किस किस के अकॉर्डिंग। देखिए 1844 में आर्सने जूलिस डुपिट ने ब्रिज कंस्ट्रक्शन में कंज्यूमर सरप्लस का उल्लेख किया है। इसके अलावा 1879 में मार्शल ने, जो उसकी बुक थी प्योर थ्योरी ऑफ डोमेस्टिक वैल्यू, उसके अंदर कंज्यूमर रेंट से रिलेटेड इस टॉपिक में बताया है कंज्यूमर सरप्लस के बारे में। और मार्शल ने ही 1890 में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की बुक जो थी उसमें कंज्यूमर सरप्लस के बारे में बताया है। तो हिक्स के रिगार्डिंग बताया गया कि हिक्स एक्सप्लेन द कंज्यूमर सरप्लस थ्रू इंडिफरेंस करो। आपने सुना होगा आईसी करो, तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। इसमें क्या किया गया है, यूनिट दी गई है आपको 1 2 3 ऐसे यूनिट दे रखी है 1 2 3 तक, और फिर आपके पास एस्टिमेटेड प्राइस दे रखा है। एस्टिमेटेड का मतलब होता है जो आप एक्चुअल में मान के चलते हो। आपने ये माना कि अगर मैं यूनिट 1 लेके जाता हूँ तो उसका प्राइस मेरे को 700 रुपये पेड करना पड़ेगा, जबकि एक्चुअल में आपने 200 रुपये पे किए, तो आपके पास कंज्यूमर सरप्लस कितना बच गया? 500 रुपये। अगर कोई ऐसी कमोडिटी जिसको आप ये मान के चलते थे कि 500 रुपये में आएगी, एक्चुअल में आपने 200 रुपये पे किया, तो कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया? 300 रुपये। ऐसी अगर कोई ऐसी कमोडिटी जो आप मान के चले थे कि 200 रुपये में आएगी और उसका एक्चुअल प्राइस भी 200 रुपये ही था, तो आपका कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया? 0। अब इसी पॉइंट को हम आगे टेबल की फॉर्म में भी समझ सकते हैं। कंज्यूमर सरप्लस निकल सकता है एस्टिमेटेड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस पेड, यानी कि अगर आप 500 रुपये का मान के चले थे जबकि आपने 200 रुपये पे किए, तो क्या हो गया? 300 रुपये। क्या कहलाएगा ये? कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है ना। और ऐसे ही टोटल यूटिलिटी आप क्या लेके गए थे? टोटल प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कि टोटल यूटिलिटी माइनस मार्जिनल यूटिलिटी आप बोल सकते हो, तो वो भी आपका कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा। या टोटल यूटिलिटी इंटू प्राइस इंटू नंबर ऑफ कमोडिटी, या फिर डिमांड प्राइस और एक्चुअल प्राइस, आप इसके रिगार्डिंग बोल सकते हो। अभी इसमें यूटिलिटी को नीचे हमने लिखा यूनिट्स को, तो यूनिट जैसे कि आपने टेबल में देखा था 1 2 3, ठीक है। टेबल में क्या था कि सर 200 रुपये आप मान के चले कि एस्टिमेटेड प्राइस होगा और 200 रुपये की वो गुड्स आ गई, तो नो कंज्यूमर सरप्लस, की कंज्यूमर सरप्लस नहीं है। लेकिन अगर आप मान के चले थे कि 500 रुपये में कोई चीज़ आएगी जबकि वो आई 200 में, तो जो ये बॉक्स दिखा रहा है 300 रुपये आपका क्या दिखा रहा है? कंज्यूमर सरप्लस दिखा रहा है। अगर आप गुड्स मान के चले थे एस्टिमेटेड प्राइस की 700 रुपये होगा, एक्चुअल में 200 लगा, तो ये जो गैप हो गया ये कितना क्या कहलाएगा? 500 रुपये कंज्यूमर सरप्लस आपका हो जाएगा, यानी कि ये बॉक्स दिखा रहा है 500 रुपये कंज्यूमर सरप्लस को। अजम्पशन क्या क्या है? पहले नो सब्सिट्यूट्स अवेलेबल, यानी कि कोई सब्सिट्यूट्स नहीं होने चाहिए। अगर कोई सब्सिट्यूट्स है तो आप उसको परचेज कर लोगे, तो फिर उसकी यूटिलिटी का या कंज्यूमर सरप्लस के रिलेटेड मेजर नहीं किया जा सकता। सेकंड, इंडिपेंडेंट कमोडिटी, देखिए डिपेंडेंट नहीं है, क्या होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट कमोडिटी, क्योंकि देखो अगर डिपेंडेंट होगी तो इसका मतलब क्या है? सब्सिट्यूट्स हो जाते हैं। नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए किसमें? इनकम, फैशन, प्राइस, इंटरेस्ट, कंज्यूमर के। यूटिलिटी कैन बी मेजर, यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है किसमें? यूटिल्स में। हमने पहले किया था ना, यूटिल्स किसने दी थी? R.A. फिशर ने। यूटिलिटी को मेजर करने की यूनिट को क्या बोलते हैं? यूटिल्स। और ये किसने दी थी? R.A. फिशर ने, ठीक है ना, यूटिल्स बोल सकते हैं आप। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को क्या मानना है? कांस्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या माना? कांस्टेंट। मैंने पहले भी बताया कि जो जम्पशन होती है वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, वहीं से स्टेटमेंट बनकर अपने क्वेश्चन में आता है। तो क्या कुछ दे रखिए जम्पशन? सर कोई सब्सिट्यूट्स नहीं होना चाहिए, इनकम, प्राइस, फैशन वगैरह में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, और कमोडिटी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट नहीं होती, यानी कि एक कमोडिटी अलग है, सेकंड अलग है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को क्या मानना है? कांस्टेंट मानना है।
इसकी आलोचना क्यों की गई थी? मैंने पहले ही बताया कि जो क्रिटिसिज्म होता है वो जम्पसन बेस पे ही होता है। जैसे कंपल्सरी एंड कंपल्सरी या प्रेस्टिजियस कमोडिटी, क्या किया है? कंपल्सरी एंड प्रेस्टिजियस कमोडिटी, यानी कि जो आपको खरीदना कंपल्सरी हो या फिर कोई शो ऑफ करने के लिए जो कमोडिटी है वहाँ पर ये कंज्यूमर सरप्लस नहीं बचता। या चेंज इन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, अभी देखो जम्पसन क्या थी सर, कांस्टेंट मानेंगे तभी ये कंज्यूमर सरप्लस का नियम आपका काम करेगा, लेकिन अगर उसमें चेंज हो जाए तब भी नहीं करेगा। यूटिलिटी को मेजर करना ये बोलता है कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। आप बोल सकते हो कार्डिनल यूटिलिटी 1 2 3 ऐसे बोल सकते हो, या रैंक ऑर्डर में हम आगे नीचे पढ़ेंगे आईसी के रिगार्डिंग, वो हो सकता है। इनकम फैशन इंटरेस्ट वगैरह में चेंज होता रहता है। डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन के अंदर भी डिफरेंस होता है। या रिलेशनशिप ऑफ द वन गुड्स विद अनदर, अब जैसे इसमें तो बोला कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, जबकि ये क्या बोलता है सर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सारी गुड्स जो है वो इंडिपेंडेंट हो, कुछ गुड्स ऐसी होती है जो एक दूसरे पे डिपेंड भी होती। यानी कि क्रिटिसिज्म को आपको अलग से मेंशन नहीं करना या याद भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर अजम्पशन याद है तो उसी को हम लिमिटेशन के रूप में यूज कर सकते हैं। अब आता है हिक्सन एक्सप्लेनेशन, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस को हिक्स ने ही आईसी क्रॉ के माध्यम से समझाया है। पहला ए बी, प्राइस लाइन दे रखी ए और बी, ये आपकी क्या है? प्राइस लाइन। क्या है? प्राइस लाइन। वेरी गुड। और एक्स पे लगे हमने लिख दिया क्वांटिटी, और इस पे लिख दिया आपकी इनकम, मॉनेटरी इनकम। और ए डी यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक ए डी, ये क्या होगी आपकी? ए डी एस्टिमेटेड, क्या होगी? एस्टिमेटेड इनकम। ए सी यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये ए सी आपकी क्या है? ए सी है सर एक्चुअल प्राइस। क्या है? एक्चुअल प्राइस। और जो ए डी में से अगर ए सी हम घटाएंगे तो क्या बच जाएगा? सी डी, यानी कि ये वाला, ये पोर्शन क्या कहलाएगा? कंज्यूमर सरप्लस। इसको हम लिख भी देते, चलो ये पोर्शन को मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ठीक है ना। इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर सरप्लस। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है ना। तो ये आपको ऐसे करना है। तो कंज्यूमर सरप्लस हम कैसे निकालते हैं? हिक्सन के थ्रू, ये भी करना है। डिमांड इज इफेक्टिव डिजायर, क्या होती है? जो हमारी डिजायर होती है, जो इफेक्टिव डिजायर होती है उसको डिमांड बोलते हैं। इसके अंदर 3 चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, वरना वो डिमांड नहीं होगी। डिमांड के अंदर ये 3 चीज़ें कौन कौन सी इंक्लूड होनी चाहिए? डिजायर टू परचेज ए थिंग, किसी चीज़ को खरीदने की इच्छा। मीन्स फॉर परचेजिंग, उसको खरीदने के लिए आपके पास रुपए होने चाहिए, साधन होने चाहिए। और विलिंगनेस टू यूज दोज मीन्स, यानी कि उन रुपयों को आप फॉर परचेजिंग ए स्पेसिफिक टाइम उन, और आपके पास ऐसा देखो, अगर आपके पास डिजायर है लेकिन पैसे नहीं है तब भी वो डिमांड नहीं है। अगर आपके पास पैसे है लेकिन आप उस चीज़ को खरीदना नहीं चाहते तब भी वो डिमांड नहीं है। डिमांड कब होगी? जब आपके पास पैसे हो और आप उस पर्टिकुलर चीज़ को बाय करना चाहते हैं। नेक्स्ट वन बनता है डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड ऑफ इंडिविजुअल ऑन डिफरेंट प्राइस, यानी कि अलग अलग प्राइस पर एक इंडिविजुअल की डिमांड क्या होती है। लाइक देखिए, प्राइस क्या है? 5 पे डिमांड 500, 7 पे 400, 9 पे 200। आपको पता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है, प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वही रूल यहाँ पर फॉलो किया गया है, ठीक है। लेकिन अपने को इस पॉइंट में क्या समझना है कि सर डिमांड ऑफ इंडिविजुअल ऑन डिफरेंट प्राइस, डिफरेंट प्राइस पर इंडिविजुअल की डिमांड क्या होती है? वेरी करती है। जैसे प्राइस में चेंज होता है इंडिविजुअल अपनी डिमांड में भी चेंज कर देता है। मार्केट डिमांड क्या होती है? सम ऑफ मैनी इंडिविजुअल डिमांड एट डिफरेंट प्राइस, सम ऑफ मैनी इंडिविजुअल डिमांड एट डिफरेंट प्राइस। जैसे कोई इंडिविजुअल है ए बी सी, 3 अलग अलग, इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? मार्केट डिमांड। क्या हो जाएगा? मार्केट डिमांड। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमांड, व्हेन द प्राइस ऑफ ए गुड्स इज राइज्ड लेस ऑफ इट विल बी डिमांडेड, पीपल विल बाय मोर एट द लोअर प्राइस। जैसे किसी गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं, और जैसे उसका प्राइस कम होता है हम उसकी डिमांड क्या कर देते हैं? ज़्यादा। जैसे अगर मान लिया किसी चीज़ का प्राइस, अगर मान लिया प्राइस जो दे रखा है वो 1 रुपया है, तो डिमांड हम क्या करेंगे? ज़्यादा, 100 यूनिट।
प्राइस बढ़ के 2 रुपये हो गया तो हम डिमांड थोड़ी कम, ऐसे ऐसे करते प्राइस बढ़कर अगर 5 रुपये हो जाए तो हम डिमांड क्या कर देंगे, कम। देखो प्राइस तो बढ़ गया 1 रुपये से 5, हमने डिमांड को क्या कर दिया 100 से 20 कर दिया है। इसी को डायग्राम की फॉर्म में हम समझ लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पर प्राइस है 1, क्या है 1 है, तो डिमांड कितनी है 100, और अगर प्राइस हमने कर दिया 5 तो डिमांड कितनी है 20, कितनी है 20, तो डिमांड हो जाएगी यहाँ पर 20, ठीक है ना। तो ये आपका जब से यहाँ एक पॉइंट आपका ये हो गया और एक पॉइंट आपका ये हो गया, इनको मिला दें तो क्या बन जाएगा, डिमांड करो ये बन जाएगा। अब आती है इसकी अजम्पशन क्या क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनदर, नो चेंज इन द इनकम, फैशन या फिर इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम, फैशन, इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। और क्या, सब्सिट्यूट, नो सब्सिट्यूट इन द मार्केट में सब्सिट्यूट नहीं होना चाहिए। प्राइस ऑफ अदर गुड्स का, रिलेटेड गुड्स का क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। और फ्यूचर के अंदर जो प्राइस है वो नहीं बढ़ना चाहिए। या कॉमोडिटी शुड नॉट बी प्रेस्टिजियस, यानी कॉमोडिटी कोई ऐसी नहीं होनी चाहिए जो ब्रांडेड हो, नॉर्मल कॉमोडिटी की हम बात करते हैं। नो चेंज इन दी प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। नॉर्मली आपको याद हो तो हम ऐसे पढ़ते थे इसको, हम ऐसे पढ़ते थे, डिमांड फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड, जैसे कॉमोडिटी है एक्स तो प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, कंजप्शन, ठीक है, वेल्थ, टेस्ट, पॉपुलेशन, ऐसे करते करते स्ट्रक्चर चला जाता था। जब लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं सिर्फ हम 2 पॉइंटों को लेंगे, किन को लेंगे, सिर्फ हम इन 2 पॉइंटों को कंसीडर करते हैं। ये रहा, इससे बनता है कि आपका लॉ ऑफ डिमांड, कि पर्टिकुलर जिस गुड्स का प्राइस हम लेते हैं उसी की हमें डिमांड लेनी है। तो अदर थिंग जैसे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, कंजप्शन, वेल्थ, टेस्ट, प्रेफरेंस एक्स्ट्रा, सबको क्या मानना है, कांस्टेंट। तो वही बात इनमें बोली गई, जैसे इनकम, फैशन, इंटरेस्ट को क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। सब्स्टिट्यूट्स यानी कि रिलेटेड गुड्स है ना, रिलेटेड गुड्स 2 तरह के होते हैं, या हम बोल सकते हैं एक तो होता है सब्स्टिट्यूट्स और एक को क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो सब्स्टिट्यूट्स गुड्स नहीं होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें वही है जो हम पहले पढ़ते आए हुए हैं। रीजन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, क्या रीजन है इसके भाई, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो डाउनवर्ड होता है, लॉ ऑफ डिमांड जो डाउनवर्ड होता है, इसके क्या रीजन है, यही रीजन हमें फाइंड आउट करने हैं। क्या रीजन है, पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमारे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आप किसी गुड्स का कंजप्शन ज़्यादा करते रहते हो, आपकी जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फेक्शन पावर है, वो क्या होती है, कम होती चली जाती है। तो एक लिमिट के बाद हम ज़्यादा गुड्स को बाय नहीं करते। इनकम इफेक्ट या सब्स्टिट्यूट्स इफेक्ट, क्योंकि ये प्राइस इफेक्ट को डिनोट करते हैं, प्राइस इफेक्ट, इसके कारण भी ऐसा होता है। या चेंज इन कंज्यूमर, कंज्यूमर नंबर्स में अगर चेंज हो जाए, ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, तब भी डिपेंड करता है। और डिफरेंट यूज, जैसे लाइक मिल्क का अलग अलग यूज किया जा सके अगर पॉसिबल, कोई भी गुड्स का अगर डिफरेंट यूज पॉसिबल है तब भी आप लॉ ऑफ डिमांड इम्प्लाई करते हो। तो आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये नाम याद रख लोगे तो भी अपना काम चल जाएगा। क्या कुछ देर का है, एक तो सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक आता है इनकम इफेक्ट या सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, ये आप दोनों की जगह आप याद कर सकते हो प्राइस इफेक्ट। फिर आप कर सकते हो चेंज इन दी कंज्यूमर नंबर, अगर कंज्यूमर के नंबर बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, तभी इफेक्ट पड़ता है, या फिर डिफरेंट यूजेज के कारण ऐसा होता है। फिर आता है इसके सर एक्सेप्शनल क्या है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर भी करना है। जैसे हमने पढ़ा था कि अजम्पशन इंपॉर्टेंट है, वैसे इसके एक्सेप्शनल इंपॉर्टेंट है। गिफन पैराडॉक्स, गिफन के लिए आपको ऐसे याद रखना है GIS, GI, बस ये याद रख लेना कि पहले गिफन इफेक्ट, सॉरी गिफन पैराडॉक्स में इनकम इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है जी, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यानी कि GI पहले क्या आएगा, आपका इनकम इफेक्ट आएगा। एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे पोटैटो दे रखा है इन्फीरियर गुड्स यानी घटिया वस्तुएं दे रखी है, और फ्लैश दे रखा है इनके मास के रिगार्डिंग दिया गया है, ये सुपीरियर गुड्स बताई गई है यहाँ पर, तो इसके रिगार्डिंग। फिर आता है आर्टिकल ऑफ स्नोब। स्नोब का मतलब होता है कि जो कुछ ऐसे, यहाँ स्टेटस अपील का मतलब होता है कि आप किसी फिल्म स्टार से लेकर कोई एडवर्टाइजमेंट करवाते हो लाइक सिगरेट वगैरह के रिगार्डिंग, तो उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम बोल सकते हैं आर्टिकल ऑफ स्नोब। किसी सेलिब्रिटी द्वारा अगर किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए आपसे अपील की जाती है, उसको बोलते हैं क्या, आर्टिकल ऑफ स्नोब। इग्नोरेंस, कस्टमर को नॉलेज ना हो तब भी जो डिमांड करो। वैसे तो क्या होता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या हो जाती है,
बढ़ती चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? वाई, ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर क्या है? यही दे रखे कि इग्नोरेंस, कंज्यूमर को पता ही नहीं कि मार्केट रेट में रेट क्या चल रहा है, या नेसेसिटी कि उसको खरीदना कंपलसरी है तो वो ज़्यादा प्राइस पे भी खरीद लेता है, या फिर इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक ब्रांड, वो किसी पर्टिकुलर ब्रांड को जानता है, उसी को लेना चाहता है, तो उसके प्राइस कम हो चाहे ज़्यादा हो तब भी लॉ ऑफ डिमांड आप बोलो कि अप्लाई नहीं होता। या आप स्मॉल कमोडिटी, आपको ज़्यादा कमोडिटी चाहिए थी लेकिन आप क्या कर रहे हो, स्टार्टिंग में आपको स्मॉल कमोडिटी मिली, चाहे फिर प्राइस बढ़ जाए तभी आप उसको परचेज करोगे, तब भी वो क्या कहलाएगा? एक्सेप्शनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। फिर तो नेक्स्ट दिया गया है पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन प्राइस। अगर फ्यूचर के अंदर प्राइस में चेंज होना है, या जैसे लाइक अभी ये पता चल जाए कि फ्यूचर के अंदर रेट जो प्राइस है, पेट्रोल के प्राइस है वो बढ़ने वाले हैं, तो आप क्या करोगे? अभी से डिमांड उसकी करना स्टार्ट कर दोगे, यानी कि सेम प्राइस पर आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो वो भी आपके एक्सेप्शनल में आ जाता है। अच्छा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें याद करने वाली चीज़ें हैं वो ये है कि देखो, एक होती है इन्फीरियर गुड्स। क्या होती है? इन्फीरियर गुड्स। और एक होती है गिफन गुड्स। क्या होती है? गिफन गुड्स। ठीक है ना, इन्फीरियर गुड्स गुड। लॉ ऑफ डिमांड यहाँ तो अप्लाई होता है इन्फीरियर गुड्स में, लेकिन गिफन गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, यानी कि एक्सेप्शनल जो दे रखे हैं ये सारे के सारे किसके हैं? गिफन गुड्स के हैं, इन्फीरियर गुड्स के नहीं है। इन्फीरियर गुड्स में भी घटिया वस्तु, यानी कि घटिया से भी घटिया वस्तु क्या कहलाती है? गिफन गुड्स कहलाती है। तो ये आपको याद रखना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि गिफन गुड्स के कारण जो डिमांड करो है वो अपवर्ड होता है ना। चेंज इन डिमांड इंक्रीज भी हो सकती है या फिर डिक्रीज भी हो सकती है। इंक्रीज या डिक्रीज, चेंज इन डिमांड जो होती है, चेंज इन डिमांड वो होती है, आप बोल सकते हो अदर देन चेंज इन प्राइस। ये इसमें लिख रखा है एस्केप प्राइस। ठीक है ना, यानी कि प्राइस के सिवाय, प्राइस को छोड़कर अदर फैक्टर के कारण अगर डिमांड में कोई चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। प्राइस को छोड़कर, प्राइस को छोड़कर क्या कुछ हो सकते हैं? देखिए, प्राइस को छोड़कर क्या कुछ हो सकता है? प्राइस को छोड़, जैसे हम क्या निकालते थे, याद हो आपको? डिमांड ऑफ एक्स गुड्स, इसका फंक्शन निकालना है प्राइस ऑफ एक्स गुड्स, ऐसे कर सकते हो। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, एक्सपेक्टेशन, ठीक है, वेल्थ, कंजप्शन, कुछ भी लगा सकते हो आप, पॉपुलेशन, एडवर्टाइजमेंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यानी कि प्राइस को छोड़कर इन सभी में चेंज, अगर इनमें सब में चेंज आएगा, क्या आएगा? चेंज आएगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, एक्सपेक्टेशन, ठीक है, इन सभी में जो चेंज आएगा उसके कारण डिमांड में क्या चेंज आ रहा है वो कौन दिखाता है? चेंज इन डिमांड से शुरू शो किया जाता है। ठीक है, ओके। यूनिट दे रखी है 1 to 5, बेसिक डिमांड दे रखी है 1000 to 200, और इंक्रीज इन डिमांड देखिए, अगर एक यूनिट थी, बेसिक डिमांड पहले कितनी थी? 1000, इंक्रीज 1500 हो सकती है या डिक्रीज 800 हो सकती है। वैसे ही अगर यूनिट 5 खरीदते हो तो आपकी अगर बेसिक डिमांड 200 है, देखो, और तो क्या करोगे? इंक्रीज हो गया 400 और डिक्रीज हो गया 200। अल्टीमेट क्या है कि ये दिखा रखा है कि पहले 200 था तो बढ़ेगा तो 200 से ज़्यादा करना है, कम होगा तो 200 से हमें कम करना है, बस ये। यानी कि पहले इनिशियल डिमांड ये है आपकी, इनिशियल डिमांड ये है। अब देखो, इसमें प्राइस को क्या मानना है? कांस्टेंट। प्राइस को क्या मानना है? कांस्टेंट। वही तो बताया था हमने कि चेंज इन जो डिमांड है, किसमें? चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड में प्राइस को क्या मानना है? प्राइस को मानना है कांस्टेंट। प्राइस को क्या मानना है? कांस्टेंट। तो चेंज इन डिमांड में हम प्राइस को मानेंगे कांस्टेंट। ठीक है ना, तो प्राइस को कांस्टेंट माना तो इसी प्राइस पर पहले डिमांड थी आपकी ये डी से लेकर डी तक, और अब क्या होगा? जैसे ही क्या हुआ, आप बोल सकते हो अदर फैक्टर के कारण डिमांड बढ़ गई, अदर फैक्टर के कारण डिमांड बढ़ गई तो उसको बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन डिमांड। वेरी गुड। और अगर प्राइस को कांस्टेंट माना, पहले आपके पास ये था, ठीक है, तो अगर देखिए,
अगर इसमें प्राइस को हमने ये माना कांस्टेंट, तो डिमांड पहले थी डी डी, अब कम होकर क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई, तो इसको बोलते हैं क्या, डिक्रीज इन डिमांड। इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ऐसा क्यों होता है, इंक्रीज क्यों होता है, डिक्रीज, जैसे क्वालिटी का लो होना तो डिक्रीज इन डिमांड हो सकती है। ये क्या अदर फैक्टर है ना प्राइस के अलावा, या फिर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपकी अच्छी नहीं थी तब आपकी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो सकती है। तो बहुत सारे मैटर करते हैं, तो ये अलग अलग है, ठीक है। अभी हम करते हैं चेंज इन क्वांटिटी, वहाँ पर सिर्फ चेंज इन डिमांड था, यहाँ पर क्या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्यों, ड्यू टू चेंज इन दी प्राइस। हमें पता है कि डिमांड फंक्शन जो हम बनाते हैं, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, एक्सपेक्टेशन, एडवर्टाइजमेंट, वेल्थ, कुछ भी आप लगा लो, एक्स्ट्रा चलता रहेगा। अब की बार इन सब को कांस्टेंट मानना, क्या मानना है, अदर थिंग को कांस्टेंट मानना है। सिर्फ प्राइस में चेंज के कारण डिमांड में क्या चेंज आता है, कौन दिखाता है, चेंज इन क्वांटिटी। हम जो पढ़ते हैं ना लॉ ऑफ डिमांड, क्या पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, वो यहीं से बनता है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। जब प्राइस में चेंज के कारण, प्राइस में चेंज के कारण डिमांड में चेंज आता है तो उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। और इसी को बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी। देखो प्राइस चेंज किस में करना है, प्राइस में, बाकी अदर थिंग को कांस्टेंट मानना है। तो इसलिए क्या बोला, देखिए पहले प्राइस था, ये प्राइस ये था, तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड ये थी। अब या तो प्राइस बढ़ाएंगे, प्राइस बढ़ाते ही डिमांड क्या करनी पड़ेगी, कम, या फिर प्राइस को कम करेंगे, कम करते ही क्या करनी पड़ेगी, डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। तो ये क्या हुआ, देखो आपने इसमें क्या है, सेम डिमांड करो, क्या है, सेम डिमांड करो। ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब होता है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अच्छा, जो चेंज आता है, या तो ये ऐसा भी आ सकता है इसी पे, यानी कि आप यहाँ पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से यानी कि पॉइंट ए से आप यहाँ पर आ सकते हो, मान लो सपोज करो पॉइंट बी, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन। क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम एक्सपेंशन, यानी कि पॉइंट ए से अगर इसी के ऊपर है और या मान लो सपोज करो पॉइंट बी से ये जो इंक्रीज हुआ है, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है। और अगर मान लिया कि पॉइंट बी से अगर आप ए की तरफ जा रहे हो, सेम इसी ए की डिमांड करो पर, तो इसको बोलते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि क्या है, आप बोलोगे सर सेम डिमांड करो पर, क्या है, ऑन दी सेम डिमांड करो, ऑन दी सेम डिमांड करो। यहाँ पर डिमांड करो सेम है, और जहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वहाँ पर डिमांड करो सेम है, और जहाँ पर चेंज इन डिमांड है वहाँ पर प्राइस सेम है। बस ये चीज़ ध्यान आपको रखनी है। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड को कौन कौन से डिटर्मिनेंट, जैसे हमने अभी बनाया था वही बात कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग बना के दिखाता हूँ, देखिए आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, फंक्शन, प्राइस ऑफ डिमांड, ये देखो प्राइस आ गया, इनकम के लिए हमने वाई लिख दिया, टेस्ट के लिए हमने टी लिख दिया, प्रेफरेंस के लिए हमने पी लिख दिया, फैशन के लिए एफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए डब्ल्यू, पॉपुलेशन, ठीक है, ट्रेड साइकिल, गवर्नमेंट पॉलिसी, एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेक्टेशन, ठीक है, एक्सपेक्टेशन फ्यूचर क्वांटिटी, जो या फिर रिलीजियस या फिर जियोग्राफी, कुछ भी एक्सेट्रा हो सकते हैं। तो अगर इन सब के कारण चेंज आ रहा है, यहाँ से लेकर आपका और यहाँ तक इन सब के कारण अगर चेंज आ रहा है तो उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। और अगर सिर्फ इसके कारण चेंज आ रहा है, सिर्फ इसके कारण चेंज आ रहा है तो इसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और लॉ ऑफ डिमांड भी इसी को बोलते हैं। कर लोगे ना, आपका होप शो हो जाएगा ये। नेक्स्ट वन आता है फिर इसके अंदर काइंड्स ऑफ डिमांड, कि डिमांड के क्या क्या काइंड्स हैं। तो पहला आता है प्रोड्यूसर डिमांड और कंज्यूमर। प्रोड्यूसर डिमांड क्या होती है, जो प्रोड्यूसर डिमांड करता है, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जिससे आगे फर्दर प्रोसेसिंग होनी है, डायरेक्ट सेल नहीं होगा, इनपुट के रूप में यूज किया जाएगा, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर डिमांड। और कंज्यूमर डिमांड जिसका फिनिश लगी फाइनल यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं कंज्यूमर डिमांड। ड्राइव डिमांड क्या होती है, जो किसी पे डिपेंड होती है, जो किसी और प्रोडक्ट के द्वारा डिटरमाइन की जाती है। ऑटोनोमस डिमांड जो खुद ही आपके बोल सकते हो कि
इसको बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड है और इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। जैसे कपास की आपकी डिमांड बोल सकते हो डायरेक्ट है, और कपास से जो बाई प्रोडक्ट निकलता है उसको बोलते हैं ड्राइव डिमांड या इनडायरेक्ट डिमांड। ठीक है। प्राइस डिमांड, प्राइस में चेंज होने से डिमांड में चेंज। इनकम डिमांड, इनकम में चेंज होने से डिमांड में चेंज। शॉर्ट टर्म मतलब कि थोड़े टाइम पीरियड के अंदर जो डिमांड में चेंज होता है। लॉन्ग रन जो लंबे टाइम तक डिमांड में चेंज होता है। ड्यूरेबल गुड्स जो लॉन्ग टर्म तक स्टे करती है, लाइक सोफ़ा वगैरह, फर्नीचर का सामान। पेरिसेबल गुड्स लाइक सब्जी की तरह होती है, जिसकी डिमांड क्या होती है? इंडस्ट्री डिमांड जो सभी फर्मों के द्वारा की जाती है। कंपनी डिमांड जो एक फर्म के द्वारा की जाती है। सब्स्टिट्यूट डिमांड जैसे टी एंड कॉफ़ी, और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड जैसे पेट्रोल और कार। ये आपका था लॉ ऑफ डिमांड के रिगार्डिंग। होप सो ये आपको लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।